नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीएजी प्रोग्राम के बीएचआईसी 134 कोर्स के गेस्ट पेपर के चौथे अध्याय को देखेंगे, जो कि है 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोपीय उत्पादन और व्यापार का विस्तार और यूरोप में आक्रामक राष्ट्र राज्यों का उदय 1730 के दशक से भारत में यूरोपीय कंपनियों के विस्तार का एक प्रमुख कारण था। कंपनी को अपने व्यापार को बना थी और इसलिए क्षेत्र का अधिग्रहण इस जरूरत को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत हो रहा था। इस अध्याय में राजनीतिक वर्णन की बजाय उभरती शाही विचारधाराओं और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने और व्यवस्थित करने के प्रयास को आकार देने में मदद की। इस अध्याय में विलियम जैसे व्यवहारवादी, चार्ल्स ग्रांट जैसे इवेंजेलिकलिस्ट, जेम्स मिल जैसे उपयोगितावादी और मुनरो और डलहौजी जैसे भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एक था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण। तो चलिए इस चैप्टर से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें पहला जो प्रश्न बनता है वो है, ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार भारत से संबंधित प्रारंभिक छवियों पर प्रकाश डालिए। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारत को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जैसे कई रूपों में पिछड़ा देश बताया गया है। अंग्रेजों के दिमाग में भारत की ये तस्वीर अब उनके अपने पाश्चात्य अनुभव और खोजों के लिए की गई यात्राओं पर आधारित थी। एडवर्ड टेरी और जॉन ओविंगटन भारत की यात्रा करने वाले आरंभिक यात्रियों में से एक थे। उन्होंने 1659 के मुगल शासन को मुस्लिम निरंकुशता का एक अन्य उदाहरण के रूप में वर्णित किया है। आरंभ में आने वाले ब्रिटिश यात्री वर्नियर के लेखन से परिचित थे और उन्हें इसी के माध्यम से ऑटोमन और फारसी साम्राज्यों के बारे में जो है जानकारी मिली थी। इस विवरण को आंखों देखा हाल समझ मुगल साम्राज्य और भारत के बारे में उन्होंने अपनी धारणा बना ली। क्लासिकल युग के विद्वान सर विलियम टेम्पल का मानना था कि लीकर, गुस और पाइथागोरस ने भारतीयों से ही शिक्षा ग्रहण की थी। अंग्रेजों के बीच ये आम धारणा थी कि 17वीं शताब्दी में भारत में परंपरागत शिक्षा लुप्त हो चुकी है। टेरी के अनुसार ब्राह्मण वर्ग जो प्राचीन काल में शिक्षा देते थे, उनका पतन हो चुका था। भारत को एक ऐसा जो है देश बताया गया है जिसका विकास अवरुद्ध है। दूसरी तरफ ब्रिटेन को समृद्ध एवं उत्कृष्ट सभ्यता वाला देश बताया गया है। अतः औपनिवेशिक उपागम उपनिवेश स्थापित करने वाले देशों का गुणगान करता है और ये कहता है कि इन्होंने अपने अपने उपनिवेशों को विकसित होने में मदद की है। औपनिवेशिक उपागम के पक्ष में लिखने वाले कुछ प्रमुख इतिहासकारों के नाम है माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ इत्यादि। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम के अंतर्गत इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद या औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतवासियों के संघर्ष को बताने की बजाय यह बताया है कि औपनिवेशिक शासन के द्वारा दिए जाने वाले लाभों और शक्तियों के लिए भारत के लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संबंध में अंग्रेजों के प्राच्यवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। वारेन हेस्टिंग ने यह दृष्टिकोण क्यों अपनाया? अथवा विलियम जोन्स और भारत के बारे में लिखने वाले आरंभिक यात्रियों में क्या अंतर था? इसका उत्तर है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था और इस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने कई तरह के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और वैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। परंतु उपनिवेशों में प्रशासनिक सर्वोच्चता महज कानूनी प्रशासनिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि इन सब के पीछे एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित औपनिवेशिक विचारधारा भी कार्यरत थी। ब्रिटेन के बदलते सामाजिक आर्थिक हालात एवं भारतीय उपनिवेश की बदलती भूमिका के अनुरूप औपनिवेशिक विचारधारा में भी बदलाव आता रहता था। यही कारण है कि भारत में औपनिवेशिक नीतियों को व्यक्तिगत रूप यानी कि स्वरूप देने में कभी प्राच्यवादी, कभी उपयोगितावादी, तो कभी ईसाई धर्म प्रचारकों अर्थात इवेंजलिवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस विचारधारा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार शासन करना चाहते थे तथा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पिछड़े भारतीय समाज को सभ्य और आधुनिक भी बनाना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक विचारधाराओं को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज्य की वैधता को स्थापित करने में इन विचारधाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
वारेन हेस्टिंग ने इस कार्य को अपेक्षाकृत गंभीरता पूर्वक लिया। इस उद्देश्य से उसने कुछ ऐसे संगठनों की स्थापना का प्रयत्न किया जो भारत के स्वर्णिम अतीत संबंधी ज्ञान की खोज करे और फिर उन्होंने उन लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराया जिन्हें इस देश का प्रशासन चलाना है। इस दृष्टिकोण को प्राच्यवादियों के दृष्टिकोण कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग के अतिरिक्त इसके और भी समर्थक थे। विलियम जोन्स के बारे में बात करें तो विलियम जोन्स ब्रिटिश राजनीति की विंग परंपरा का अनुयायी था और उसने अंग्रेजों को भारत की तस्वीर से परिचित कराने का बीड़ा उठाया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विलियम जोन्स ने भारत को नए सिरे से जानना शुरू किया। भारत आने पर जोन्स ने महसूस किया कि भारत को जानना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसने अनुभव किया कि इसके लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है जिसमें मेहनती और विद्वान लोगों की सहायता अपेक्षित है। इस उद्देश्य से प्रसिद्ध एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इस सोसाइटी का उद्देश्य एशिया में रहकर अथवा एशिया से बाहर रहकर दोनों प्रकार से हम महादेश की छिपी वास्तविकता को उजागर करना और प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। जोन्स के प्रयासों और वारेन हेस्टिंग के दृष्टिकोण का मेल इस सोसाइटी में हुआ। सोसाइटी के गवर्नर जनरल का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस सोसाइटी ने भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषाई और राजनीतिक पक्षों की गहराई से और नजदीकी से अध्ययन किया। वस्तुतः यह अध्ययन गहराई से किया गया क्योंकि पहले यात्री आते थे, ऊपरी तौर पर भारत के प्रति अपनी एक धारणा बनाकर लौट जाते थे। एशियाटिक सोसाइटी में लगभग 1,75,000 पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें तमाम पुस्तकें तथा वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं। इसने फारसी और संस्कृत ग्रंथों, पुराणों और कालिदास की रचनाओं को अनुवादित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों ने भारतीय समाज और धर्म पर शोध किया और अनेक आलेख लिखे। इसके परिणाम स्वरूप भारत और उसकी संस्कृति से संपूर्ण यूरोप परिचित हो सका। इसमें विलियम जोन्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हेस्टिंग्स की नीति का बात करें तो हेस्टिंग भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तौर तरीके लागू नहीं करना चाहता था, अपितु वो भारतीयों पर उन्हीं के तरीकों से शासन करने के पक्ष में था। हेस्टिंग ने अपने व्यवहारिक कारणों से भी एशियाटिक सोसाइटी को प्रोत्साहन दिया। इस समय तक उसने क्लाइव की द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था और वो चाहता था कि बंगाल की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ले ले। पर वो भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तौर तरीके लागू करने के पक्ष में नहीं था। उसका मुख्य विचार था कि विजितों पर उनके तरीके से शासन किए जाए। उसने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन के तीव्र विकास के कारण कुछ पूर्वाग्रह उभर कर सामने आए हैं। उसके विचार में इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। दूसरे, वह भारतीय संस्थाओं के साथ ब्रिटिश शासन का तादात्म्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इस देश के आचार और रीति रिवाजों की गहराई से छानबीन और भारतीय साहित्य और कानून के व्यापार विश्लेषण की जो है जरूरत थी। यहाँ पर जो है व्यापार नहीं, व्यापक विश्लेषण की जरूरत थी। इस उद्देश्य से हेस्टिंग के एक महत्वपूर्ण सहकर्मी हैलहेड ने धार्मिक और रीति रिवाज संबंधी कानूनों की सूची तैयार की, जिसे जेंटू लॉ कहा जाता है। इस सूची को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य देश की जनता से मेल मिलाप या प्राप्त उपलब्धि को स्थिरता प्रदान करने वाली प्रक्रिया को समझना था। इनका ये मानना था कि इससे भारत में वाणिज्य और राज्य की स्थापना के अवसरों को और अधिक मजबूती मिलेगी। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के द्वारा संस्थानीकरण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। 1757 से 1857 तक का समय
साम्राज्य विस्तार कर रहा है। आरंभ में समृद्ध भारतीय अतीत को खोजने का प्रयत्न किया गया। धीरे-धीरे ये प्रयत्न ब्रिटिश के व्यवहार का एक अंग बन गया। आगे आने वाले प्रशासकों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने की वॉरेन हेस्टिंग की नीति का पालन वेलेज़ली ने भी किया और इसलिए उसके द्वारा 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित प्राच्य विद्या और भाषाओं के जो है अध्ययन का केंद्र है। फोर्ट विलियम कॉलेज में छात्रों को विशेष रूप से भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी ताकि वे जब भविष्य में प्रशासक का पद संभाल लें तो देसी भाषाओं और बोलियों से परिचित रहें और भारत के अतीत को सटीक ढंग से समझ सकें। मसलन फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना व्यवहारिक था। अधिकांश भारतीय राज्यों में सरकारी और कामकाजी जो भाषा थी वो फारसी थी। इस प्रकार भारत के अतीत को जानने की ललक और ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतें एक दूसरे से घुल मिल गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कर्मचारियों को देसी भाषाओं का ज्ञान कराना तथा उनके लिए भाषा नीति का निर्धारण करना। किसी भी देश को अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त भाषा की आवश्यकता होती है जिसमें कि विचारों का आदान प्रदान सरलता से हो सके और वो शिक्षा साहित्य और प्रशासन के कार्यों के लिए उपयुक्त हो। इस दिशा में शुरू में कंपनी के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। सन 1798 में जब लॉर्ड वेलेज़ली भारत आए तो उन्होंने ये अनुभव किया कि कंपनी के कर्मचारी केवल एक व्यापारिक संस्था के कर्मचारी ही नहीं बल्कि अब एक सरकार के अधिकारी हैं। उनमें शिक्षा, जनभाषा का ज्ञान और सदाचार की आवश्यकता है। वे कंपनी को एक राजनीतिक एवं सुदृढ़ संस्था बनाना चाहते थे। तत्कालीन प्रशासकों के भारतीय अतीत संबंधी दृष्टिकोण के बारे में भावी प्रशासकों को प्रशिक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदमों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विभिन्न अधीनस्थ भारतीय शासकों के दरबार में नियुक्त भारत रेजिडेंट फारसी भाषा की जानकारी रखने के साथ उसका उपयोग भी करते थे और दरबार की सांस्कृतिक जीवन पद्धति को भी अपनाते थे। भारतीय दरबारियों से तादात्म्य स्थापित करने के लिए वे भारतीय वस्त्र पहनते थे और दरबार के नियमों का पालन करते थे। वे अधिकांश दरबार के नियमों और कायदों का भी पालन करते थे, जबकि शासक के सभी निर्णयों में उनकी हिस्सेदारी प्रमुख होती थी। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश राज के अधीन होने के बावजूद भारतीय शासकों को एक प्रकार की सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी। पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अ, और एक अधिक सक्षम प्रशासनिक ढांचा कायम करने के लिए अंग्रेजों के लिए कानून और भूमि संबंधी संपत्ति जैसी भारतीय संस्थाओं को जानना था। इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और ब्रिटेन से बाहर बाजार और कच्चे माल की खोज शुरू हो गई। वहां के उद्योगपतियों की इन जरूरतों का भी ब्रिटेन के नीति निर्धारकों को ध्यान रखना था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटेन के उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में अपनी जड़ें मजबूत करना अति आवश्यक हो गया था, जिसके लिए उनके द्वारा संस्थानीकरण किया गया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रश्न जो कि है भारत की प्रारंभिक छवियों से संबंधित इवेंजेलिकलिज्म विचारधारा द्वारा कौन-कौन से सुधार किए गए? भारतीय परंपरा के संरक्षण में मुनरो के योगदान की व्याख्या कीजिए अथवा इसी प्रश्न को हम लोग कह सकते हैं मुनरो की संरक्षणवादी नीति की चर्चा कीजिए। उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय संस्थाओं और कानूनों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया क्योंकि अंग्रेजों की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जरूरी था। नए उत्पादों की खपत के लिए एक नया माहौल बनाना जरूरी हो गया, इसलिए कम से कम समाज के ऊपरी तबके के रहन-सहन और संस्कृति को बदलना जरूरी हो गया। आरंभ में जो संस्थाएं बनाई गई वो एक प्रकार के समझौते का परिणाम थी, क्योंकि वो भारतीय अतीत को जानने से ज्यादा कंपनी के वाणिज्य और प्रशासनिक हितों की पूर्ति करती थी। इनकी नीति थी भारतीय समाज को जानो पर इसे छेड़ो मत। श्री रामपुर मिशनरियों ने एक तरह से इस समझौते का विरोध किया जो भारतीय समाज की वर्तमान अवनति में सुधार लाना चाहती थी। हालांकि श्री रामपुर मिशनरियों ने भारतीय परंपरा का सम्मान करते हुए यह काम चुपके चुपके किया, पर चार्ल्स ग्रांट जैसे बाद के मिशनरियों ने भारतीय बर्बरता का खुलकर
विरोध किया। चार्ल्स ग्रांट के इस विरोध के साथ इवेंजेलिज्म इवेंजेलिकलिज्म की एक नई विचारधारा सामने आई, जिसके पीछे भारत को सभ्य बनाने की इच्छा कार्यरत थी। इस उसने अपने इस प्रयत्न को ईसाई धर्म के रंग में रंग दिया और भारत को सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया। भारत को सभ्य बनाने का ये प्रयत्न ब्रिटिश उदारवादी की अभिव्यक्ति थी, उदारवाद की अभिव्यक्ति रूप में प्रकट हुई। उदारवादी बल्कि सभ्य बनाना था। ब्रिटेन के पास का समर्थन किया। इसके तहत जो कानून बनते उनसे व्यापार के द्वारा वे बच सकते थे। चार्ल्स ग्रांट या के ताबेदार ट्रेवेलियन ने किया स्तंभ कहकर के जोश से प्रेरित थे, अंग्रेजी प्रतिरूप में ढालने की कोशिश करने लगे। सुधार के प्रयत्न 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी कार्यान्वित किया गया। इस उद्देश्य को समान काल के जमींदारों के साथ राजस्व संबंध की कृषि आय का मुख्य स्रोत है और इस कार्यवाही से कृषि क्षेत्र का पूंजी निर्माण और बाजार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे एक समृद्धि भूमिपति वर्ग तैयार होगा जो राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा। इससे एक ऐसा उद्यमी वर्ग पैदा होगा जो भूमि संबंधी विकास के साथ साथ व्यापार को बढ़ाने में भी सहयोग देगा। जॉन सोर ने अस्थायी बंदोबस्त की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण और उसने कर्नवालिस के सुधार से धीरे नए प्रयोगों के माध्यम से लाना है। कर्नवालिस ने जॉन सॉर की सहायता से भू राजस्व व्यवस्था स्थापित नहीं की, वरन फौज भी इकट्ठा कर दी। संरक्षण और मुनरो कर्नवालिस के आलोचकों में मुख्य मुनरो और उसके प्रसिद्ध सहकर्मी मालकॉम और मेटकॉफ शामिल थे, जो दक्षिण में पदस्थ थे। उनके अनुसार कर्नवालिस की व्यवस्था में भारतीय इतिहास या अनुभव के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं थी। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि विदेशी अंग्रेजी परंपरा के सिद्धांतों के आधार पर एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। मुनरो ने कर्नवालिस द्वारा लागू अंग्रेजी शासन के कानून का विरोध किया, जिसमें सरकार की न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का कठोर विभाजन किया गया। मुनरो के अनुसार राजनीति में भी प्रयोग किए जाने चाहिए और उन प्रयोगों को व्यवहारिक भी होना चाहिए। उसके विचारों से ब्रिटिश शासन को स्थापित हुए अभी समाधानों की प्रस्तुति प्रासंगिक नहीं है। इस आवधिक संशोधन का समर्थन किया। उसका यह भी मानना था कि भारत की अक्षुण्ण परंपरा खासकर कानून और व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें न्यायपालिका और कार्यकारी इससे कृषकों के साथ न्याय उसकी पूर्ति भी हो सकेगी। मुनरो और उसके उद्देश्य से भारत में केंद्रीय सत्य सरकार के मस्तिष्क को बदल पाना एक जटिल कार्य का जिम्मेदारी। कॉलेज की शिक्षा पद्धति का विरोध प्राच्यवादियों और मुनरो जैसे जो है व्यवहारिक आंग्ल भारतीयों ने किया, जो भारतीय संस्थानों और संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करने का मसला विवादास्पद हो गया। भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकॉले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। अंग्रेजी अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना, साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेजों को तैयार करना। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकॉले का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने भी सबसे पहले मैकॉले की शिक्षा नीति को लागू किया। इसके बाद अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, जो कि है भारत संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य था। उपयोगितावादियों ने कानून और भू राजस्व की समस्या को कैसे सुलझाया, या उपयोगितावादियों ने भू राजस्व की समस्या को किस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न किया। इसका उत्तर है उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिव्यक्ति करता है। राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में इसका संबंध मुख्यतः बेथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल से रहा है। परंतु इसका इतिहास और प्राचीन है। ह्यूम जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित मानते थे तथा व्यक्ति विशेष के व्यवहार का मापदंड समझते थे। उपयोगितावाद को सभ्य बनाना और उनका उद्देश्य ये उनका जेरमी दृष्टिकोण है जिसे आता है अमूल्य उसे ये है कि बेथम ने उपयोगितावादी दर्शन का वर्णन गवर्नमेंट तथा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ
मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। कानून का प्रश्न। बेथम का विचार है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होने के नाते सदैव अपने सुख की प्राप्ति में लगा रहने के कारण दूसरों के हितों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ बंधनों का होना जरूरी है। इसलिए राज्य के पास कानून की शक्ति होती है जो परस्पर विरोधी हितों से उत्पन्न संघर्ष से अधिक कारगर ढंग से निपटने में सक्षम होती है। बेथम का मत है कि विभिन्न अनुशस्तियों के द्वारा उठाया जाना चाहिए। बेथम का मानना है कि इन अनुशस्तियों में सबसे अधिक कारगर अनुशस्ति मूलतः कानून का निर्माण करने वाला संगठन है और ये अपने व्यक्तियों पर कानून के द्वारा ही नियंत्रण रखता है। उपयोगितावादी के विचारों पर पूर्ण के निर्णय का विश्वास रीति कंपनी के लंदन स्थित कार्यालय में पदस्थ होने के बाद उपयोगितावादियों ने प्राच्यवादियों यानी कि जो है ओरिएंटल नीतियों को आधार पर उपयुक्त देने का कर और जाकर लोग हुए उसे कानून यानी कि और तीसरा संवैधानिक कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस प्रकार ये हुए उसे व्यक्तियों के अधिकतम सुख प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माना है अपने उपयोगितावादी का आधार प्रदान किया है। भू राजस्व का विचार। उपयोगितावादी अर्थशास्त्र के अधिक का समर्थन किया। इसमें एक बंदोबस्त की तरह किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करने की बात की गई, तो दूसरी तरफ रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार भूमिपतियों पर करारोपण का मसला सामने आया। ये पत्र भूमि की मिल्कियत प्राप्त कर लेने से भूमिपतियों को उत्पाद और व्यापार के मामले में अतिरिक्त लाभ न पहुंचे। इसका अर्थ ये था कि भूमिपतियों को शुद्ध उत्पाद का एक हिस्सा देना होगा। इसके अंतर्गत किसानों को कुल उत्पाद से खेती का खर्च निकालकर बची हुई राशि राज्य को देनी पड़ती थी। प्रिंगल जैसे पदाधिकारियों ने राजस्व नीति को बंबई में कार्य रूप दिया। भूमि के शुद्ध उत्पाद को मापने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए गए। इसके बाद कर की दर निर्धारित की गई। कर का ये निर्धारण काफी ऊंची दर पर किया और किसी किसी स्थान पर ये कुल उत्पाद के 50 से 60% तक भी पहुंच गया। इस कारण से जटिल आकलन पर आधारित राजस्व निर्धारण का इरादा छोड़ दिया गया। 1849 के दशक में परंपरा से चले आ रहे कर निर्धारण की पद्धति को अपनाया गया, जिसमें अनुमान और अनुभव के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। परंतु सिद्धांततः राजस्व निर्धारण के उपयुक्तवादी दृष्टिकोण को अनुभव पर आधारित में आकलन औचित्य वाले दर्शकों में पृष्ठभूमि में चली गई। इसके बाद प्रस्तुत किए गए ये एक प्रकार का विरोध का दृष्टिकोण अंग्रेजी रूप में स्थापित हुई। उदारवादी परंपरा में जन्म लेने के बावजूद उपयुक्तवादी भारत में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकार को स्वीकार नहीं कर सके। जेम्स मिल ने तत्कालीन व्यवस्था में या भविष्य में हमेशा भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का विरोध किया। साम्राज्य का दृढ़ीकरण डलहौजी के नेतृत्व में हुआ। साम्राज्य का दृढ़ीकरण डलहौजी के नेतृत्व में हुआ। इसमें भारत संबंधी ब्रिटिश धारणा के अंतर्विरोध स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। डलहौजी ने जेम्स मिल की धारणा को और आगे बढ़ाया और उसने देशी भारतीय राज्यों के प्रति आदि के नेतृत्व में अखिल विभाग, जन कार्य विभाग आदि की स्थापना की। अखिल भारतीय साम्राज्य के ढांचे में कुशल प्रशासन की अवधारणा को अंजाम देना चाहिए। संबंधी धारणा के बिल्कुल राज्यों के कुल जो है मामलों में की गई। मसलन उसने विधान परिषद को गैर अधिकारी विचारधारा की प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित सदस्यों को शामिल किए जाने का भी समर्थन किया। डलहौजी ने मैकॉले की अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की नीति का समर्थन किया। इसके साथ साथ उसने और उसके सहकर्मी थॉमसन ने व्यापक रूप में देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया। भारतीय समाज को बदलने के लिए कानून, भूमि संपदा या शिक्षा को बदलना चाहिए। आचार संहिता, राजस्व प्रशासनीकरण के बाद प्रशासन की कुशलता मुख्य मुद्दा बन गया। ब्रिटिश प्रशासन में व्यवहारिकता, तर्क संगतता, कार्य कुशलता को प्रमुखता दी जाने लगी। प्रशासन के लिए अभी भी उपयुक्तवादी तर्कों का उपयोग किया जाता रहा। मैकॉले के नेतृत्व में हुआ कानून, परंतु उसमें भी संपूर्ण रूप से सुधार की अवधारणा की बात कम की गई है। ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा इस काल के बाद ब्रिटिश प्रशासन के हमेशा का जोर दिया गया। इस संदर्भ में ये तर्क दिया गया कि कुशल प्रशासन के लिए बल प्रयोग लाजमी है और इसके लिए राजनीतिक बदलाव या सुधार जैसी बातों का कोई महत्व नहीं है। भारत को जो है सुधारने की व्यवहारवादी ले लिया रूप अपनाया गया। तो यहाँ पर जो है हमारा
ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।